लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें उठाएं और उनसे स्मारक बनाएं। रतन टाटा ने यह बात कही भी और इसे जिया भी। बचपन में माता पिता का तलाक हुआ, दादी के हाथों परवरिश हुई, प्यार तो मिला पर उसका साथ ताउम्र ना मिल पाया। त्याग करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फैसलों पर सवाल उठे लेकिन जो कहा उसे करके दिखाया। विरोधियों को जवाब दिया और देश के दिग्गज कारोबारी बनकर इतिहास में अमर हो गए। ठीक सुना आपने, रतन टाटा नहीं रहे लेकिन उनकी कहानी चौंकाती है, सबक देती है और विरोधियों को जवाब देते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना सिखाती है। आइए जानते हैं जीवन के हर मौकों पर उन्होंने कैसे खुद को साबित किया और टाइकून बनकर देश दुनिया में छा गए। शुरू से शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे यानी कि मुंबई में नवल और सुनू टाटा के घर उनका जन्म हुआ। 10 साल की उम्र में माता पिता अलग हो गए। तलाक के बाद पिता ने स्विस महिला सिमोन दुनोया से शादी की और मां ने सर जमशेदजी जीजी भॉय के साथ घर बसा लिया। लेकिन रतन की परवरिश की उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे के कैंपियन स्कूल से हुई, फिर कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल पहुंचे। हायर स्टडी के लिए अमेरिका पहुंचे और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन किया। साल 1975 में उन्होंने ब्रिटेन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। 7 साल अमेरिका में रहे। पढ़ाई के बाद लॉस एंजलिस में नौकरी की, यहीं प्यार भी हुआ। इसका किस्सा खुद उन्होंने साझा किया था। रतन टाटा का कहना था कि जब वो अमेरिका में थे तो उनकी शादी हो गई होती, लेकिन दादी ने उन्हें फ़ोन करके वापस बुलाया और उसी दौर में भारत चीन की 1962 वाली जंग शुरू हुई। मैं भारत में रह गया और उसकी शादी। रतन टाटा का कहना था कि वे इसके बाद भारत में रह गए और वहाँ उनकी प्रेमिका की शादी हो गई। भारत लौटने के बाद 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील में बतौर असिस्टेंट काम करना उन्होंने शुरू किया। एकदम एक आम कर्मचारी की तरह वो वहाँ पर नौकरी करते रहते, खाना खाते। इसके बाद अप्रेंटिस के बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। अपने काम करने के तरीके से वो बुलंदियां छूने लगे और मैनेजिंग डायरेक्टर एसके रानावटी के विशेष सहायक बन गए। उनकी सोच और काम करने के अंदाज ने उनका नाम बंबई तक पहुंचा दिया और जेआरडी टाटा ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया। उनका कहना था, एक ही चीज़ दुनिया में इंसान को नाकाम बना सकती है, वो है जोखिम ना उठाने की आदत। रतन टाटा का कहना था, सबसे बड़ा जोखिम को ना उठाना है। जेआरडी टाटा ने उन्हें कमज़ोर कंपनियों यानी कि सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को वापस जिंदा करने की जिम्मेदारी सौंपी। जैसी उम्मीद थी उन्होंने वो कर दिखाया। 3 साल के अंदर वो कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगी। साल 1981 में रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमुख बनाया गया। जेआरडी जब 75 साल के हुए तो चर्चा शुरू हुई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लिस्ट में कई नाम थे। खुद रतन टाटा को भी लगता था कि उत्तराधिकारी की कुर्सी के 2 ही दावेदार हैं, पालखीवाला और रूसी मोदी। लेकिन जेआरडी टाटा की नज़र रतन पर थी। 86 साल की उम्र में जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो 1991 में रतन को उत्तराधिकारी बना दिया। रतन टाटा कहते थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। उन्होंने ऐसा ही किया भी। एक ऐसा वक्त भी आया था जब कारोबार जगत के दिग्गजों ने रतन टाटा की समझ पर सवाल उठाए, लेकिन वो अपने फैसलों पर डटे रहे। साल 2000 में उन्होंने अपने से 2 गुने बड़े ब्रिटिश ग्रुप टेटली का अधिग्रहण किया। तब उनके फैसले पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। दूसरी बार सवाल तब उठे जब उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी कोरस को खरीदा, लेकिन इस बार भी रतन टाटा ने सबको प्रभावित किया। रतन टाटा का मानना था कि धैर्य और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि ये सफलता की आधारशिला है। उन्होंने इसका उदाहरण भी पेश किया। नैनो से पहले उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका को भारतीय बाजार में उतारा। ये भारत में डिजाइन हुई पहली कार थी। इसे सफलता उतनी नहीं मिली तो फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का फैसला लिया गया। बातचीत के दौरान फोर्ड ने रतन टाटा पर ताना मारा कि अगर वो इंडिका खरीदती है तो भारतीय कंपनी पर बहुत बड़ा एहसान करेगी। इस बात से रतन टाटा और पूरी टीम नाराज हुई, डील कैंसिल कर दी गई। 10 साल बाद हालात बदले, फोर्ड अपने बुरे दौर में पहुंची। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर बेचने का फैसला किया। तब रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों ब्रांड का अधिग्रहण किया। इसके अलावा टाटा इंडिका कितनी बड़ी कार बनकर बाजार में छाई, ये कौन नहीं जानता।
हालांकि इस अधिग्रहण पर कारोबार क्षेत्र के विशेषज्ञों ने तमाम तरीके के सवाल उठाए और कहा ये डील टाटा ग्रुप के लिए बोझ साबित होगी। खैर, टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का इस समूह की तरक्की में विशेष योगदान रहा। इसने कंपनी को पिछड़ने नहीं दिया। तमाम चुनौतियों, विवाद और उपलब्धियों के बीच टाटा समूह उन कारोबारी ग्रुप में शामिल रहा जिन पर भारतीयों का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। फिर चाहे कोविड के दौर में 1500 करोड़ रुपए की राशि से की गई मदद हो या फिर मरीजों के लिए अपने लग्जरी होटल का इस्तेमाल करने देना। खैर, चलते चलते विवाद भी जान लीजिए। सफलता की राह में रतन टाटा का सामने विवादों से भी हुआ है। साल 2010 में विवाद तब पैदा हुआ जब लॉबिस्ट नीरा राडिया और उनकी टेलीफोनिक बातचीत लीक हुई। उस टेप में नीरा की नेताओं, टॉप बिजनेसमैन और पत्रकारों से बातचीत शामिल थी। साल 2020 में टाटा समूह के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क का एक विज्ञापन जारी हुआ जिसको लेकर दक्षिणपंथियों ने सवाल उठाए और ट्रोल किया गया। इसके बाद विज्ञापन को वापस लेना पड़ा। 2016 में एक और विवाद उठा जब रतन टाटा ने 24 अक्टूबर 2016 को टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को 1 घंटे से भी कम समय के नोटिस पीरियड पर बर्खास्त कर दिया। खैर, आज रतन टाटा हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धियों और देश की तरक्की में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।